Hello friends, Rohit here. Today we will record lecture 4. This lecture 4 is all about the geology of Bihar and this will be the last lecture of the geology. जो भूगर्भिक संरचना है बिहार का उसका अंतिम लेक्चर है। इसमें हम लोग शिवालिक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है आपको पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, इससे कितने प्रश्न पूछते हैं और अंतिम में हम लोग कुछ प्रैक्टिस प्रश्न लेंगे और प्रीवियस ईयर का सवाल लेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और क्या प्रश्न बन सकते हैं अच्छे। देखिए, अगर आप 66 बीपीएससी देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन आया है कि पिडमोंट स्वैम्प सॉइल इज फाउंड ओनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। देखिए, आपको प्राइमा फेसी ये सवाल हो सकता है कि सॉइल का लगे कि सॉइल का प्रश्न है, पर यह सॉइल का प्रश्न नहीं है। अगर आपको पिडमोंट के बारे में पता है जो कि भूगर्भिक संरचना है बिहार की, तो आप ये सवाल को आसानी से मार लेते कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। तो यह सॉइल का प्राइमा फेसी दिख रहा है, पर सॉइल का यह प्रश्न नहीं है, यह भूगर्भिक संरचना का प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी देखिए, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य उत्तर पश्चिमी भाग से घिरा है। तो इस तरह का सवाल अगर आप मैप देख लेंगे और आज के लेक्चर के बाद ये चवन्नी भर का प्रश्न आपको लगेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बना लेंगे। 60 से 62 में पूछा है कि ओल्ड एलुवियल सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन विच एरिया ऑफ द बिहार। तो इस तरह के सवाल आएंगे और इस तरह के सवाल हम लोग बाद में देखेंगे लेक्चर के अंत में। ठीक है, ये कुछ हमने अच्छे सवाल सेलेक्ट किए हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। शिवालिक रेंज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमको यह पता करना होगा कि शिवालिक रेंज है क्या। शिवालिक रेंज है क्या? शिवालिक रेंज का कितना एक्सटेंट बिहार में है? याद रखिएगा कि शिवालिक रेंज का एक्सटेंट बिहार में पश्चिम चंपारण में है। कितना एक्सटेंट है? 32 किलोमीटर लंबा है बिहार में, जो कि पश्चिम चंपारण में है, और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। ये क्लियर हो गया? क्या है अभी डिस्कस कर लेते हैं। शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज बना कब है? शिवालिक रेंज जो है सेनोजोइक एरा में बना है, टर्शियरी पीरियड में बना है, प्लायोसीन इपोक में बना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आ रहा हो कि ये क्या पूछा जा रहा है। हमने पहले भी आपको पिछले लेक्चर, कल वाले लेक्चर में बताया है कि पहले जो धरती बनी तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड बना, फिर पेलियो बना, मेजो बना, सीनो बना, इस तरह से बना। तो ये सीनोजोइक एरा है और इसी सीनोजोइक एरा में आपका हिमालय का निर्माण होता है। फिर ये टर्शियरी पीरियड क्या है हमने आपको बताया था। अगर आप लेक्चर को ध्यान से देखे होंगे तो हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि पश्चिम चंपारण वाले साइड में जो चट्टान मिलते हैं वो टर्शियरी रॉक्स मिलते हैं। क्यों? कि ये टर्शियरी पीरियड में बनते हैं। फिर प्लायोसीन इपोक क्या है? फिर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो सिंपल सा देखिए, अगर मानते हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ, उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि है 25 अप्रैल 1991, इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं कि 1991 में डेट हमारा जन्म हुआ है, तो आप पूछेंगे कि किस महीने में जन्म हुआ है, उस महीने में किस डेट को जन्म हुआ है। तो देखिए, सबसे बड़ा होता है एरा, उसके बाद हुआ पीरियड, और सबसे छोटा यूनिट है इपोक। तो याद रखिए, सीनोजोइक एरा साल की तरह है, टर्शियरी पीरियड मंथ की तरह है, और प्लायोसीन इपोक वीक की तरह है या दिन की तरह है। तो वही जो बड़ा सा जो डिवीजन होता है, अर्थ का फॉर्मेशन बहुत लंबा पीरियड का होता है, इसको आप एरा बोलते हैं। जैसे प्री कैम्ब्रियन एरा, इसका एक पार्ट हो गया, इस पार्ट में इस समय हुआ, ये हो गया आपका एरा, उसका ये पार्ट हो गया टर्शियरी पीरियड, टर्शियरी पीरियड के ये प्लायोसीन इपोक में बना है। तो प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये अच्छे से बता दिया। अब प्रश्न उठता है कि शिवालिक रेंज है कहां? देखिए, यहां पर हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय है, मिडिल हिमालय है, और ये वाला जो पार्ट है ये शिवालिक श्रेणी है।
और ये जो शिवालिक श्रेणी है बिहार के मात्र एक जिला से पास होती है और उस जिला का नाम है पश्चिम चंपारण। वेस्ट चंपारण से पास होता है शिवालिक। अब प्रश्न उठता है कि शिवालिक बना कैसे है। तो शिवालिक का हमने ये जो फैक्ट्स पता कर लिया। पश्चिम चंपारण 32 किलोमीटर, सेनोजोइक एरा, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए बनता कैसे है शिवालिक। अब देखिए ये हिमालय है। जब हिमालय से नदियां निकली, मानते हैं ये नदी निकल रही है, साथ में सेडिमेंट्स को कैरी करते हुए लेके आ रही है। ये जो सेडिमेंट को कैरी करते हुए लेके आ रही है नदी, इस सेडिमेंट को कहीं ना कहीं डिपॉजिट करेगी नदी। जो सेडिमेंट को डिपॉजिट करेगी वो सेडिमेंट यूं होगा, डिपॉजिट। अब नदी के पास ताकत नहीं है, सेडिमेंट, ये नदी है, अब नदी के पास ताकत नहीं है सेडिमेंट को कैरी करने के लिए, उस सेडिमेंट को डिपॉजिट करेगी नदी। और जो सेडिमेंट को जो डिपॉजिट करती है इसको आप कहते हैं एलुवियल फैंस। ये सेडिमेंट है और इस तरह के लार्ज नंबर ऑफ एलुवियल फैंस लगातार ये जो श्रेणी बनते गई नदियों के डिपोजिशन से, दिस एलुवियल फैंस आर कॉल्ड शिवालिक रेंज। अब देखिए ये जो एलुवियल फैंस है यही शिवालिक रेंज है। एलुवियल फैन कैसे बनता है? वो सेडिमेंट के, नदियों के सेडिमेंट के डिपॉजिट से बनता है। हेंस शिवालिक आर सेडिमेंट्री इन द ऑरिजिन। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं तो क्लियर आपको हो जाएगा। देखिए यहां से नदी आ रही है, मानते हैं कि गंगा नदी आ रही है यहां से, ये गंगा नदी है। गंगा बहुत ऊपर से आ रही है, सेडिमेंट को लेके आ रही है। अब सेडिमेंट को नहीं कैरी कर रही तो देखिए सेडिमेंट को यूं डिपॉजिट करते जा रही है और ये जो सेडिमेंट को डिपॉजिट गंगा करते जा रही है यही एलुवियल फैंस हैं। ऐसे लार्ज नंबर ऑफ एलुवियल फैंस जुड़ते गए और यही जो है आपका शिवालिक रेंज बन गया। शिवालिक आर सेडिमेंट्री इन देयर ऑरिजिन। यही है। अब मुझे लगता है कि हमने इस चीज को क्लियर कर दिया। नाउ लेट्स मूव। चलिए शिवालिक क्या है ये क्लियर आपका हो गया, पश्चिम चंपारण वाला क्लियर हो गया। देखिए जो बिहार में जो शिवालिक की जो श्रेणी बनी है वो 3 चीज़ों से बनी हुई है। उसके 3 पार्ट हैं। एक जो उसका पार्ट है उसका नाम है सोमेश्वर रेंज, दूसरा जो है वो है हरहा वैली और तीसरा जो है वो है रामनगर दुंस। वो क्या है अब मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये जो है शिवालिक जो बिहार में है इसको आप कहते हैं सोमेश्वर रेंज। ये जो घाटी नुमा स्ट्रक्चर है इसको आप बोलते हैं हरहा वैली। ये जो स्मॉल हिल्स नुमा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं रामनगर दुंस। और यहां से प्लेन से स्टार्ट होता है। अब ध्यान से देखिए, मानते हैं कोई नदी यहां से स्टार्ट होते लेकर नदी आ रही है, नदी आ रही है, ऐसे ऐसे नदी आ रही है। नदी जो अपना डिपोजिशन स्टार्ट करेगी ऐसे स्टार्ट करेगी, नदी यूं तो गिरेगी नहीं, नदी यहां से डिपोजिशन स्टार्ट करेगी और यहां से एलुवियल प्लेन बनना स्टार्ट होगा और यहां से एलुवियल स्वैल मिलेगा। पर जो नदी है, नदी के साथ आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट भी आएंगे, कोर्स मटेरियल्स आएंगे। ये कोर्स मटेरियल यहाँ पे जमा हो जाएंगे और ये जो कोर्स मटेरियल यहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर और कंकरनुमा स्ट्रक्चर जमा होते हैं और जहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से प्लेन से स्टार्ट हो गया, इसके पहले जो कंकरनुमा स्ट्रक्चर जो स्वैल्स और मटेरियल इकट्ठे हुए इसको हम पिडमॉन्ट बोलते हैं। और इस तरह का जो बहुत दिनों बाद थोड़ा सा इरोजन होकर जो स्वैल बनता है इसको पिडमॉन्ट स्वैल बोलते हैं। क्योंकि पिडमॉन्ट इज अ फीचर ऑफ अ शिवालिक रेंज एंड शिवालिक रेंज इज ओनली प्रेजेंट इन द पश्चिम चंपारण। यू विल फाइंड द पिडमॉन्ट स्वैल ओनली इन पश्चिम चंपारण। आपको पिडमॉन्ट स्वैल केवल पश्चिम चंपारण में मिलेगा। और ध्यान रखिएगा यही पिडमॉन्ट, ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर होता है और जहाँ से प्लेन स्टार्ट होता है इसी को आप पिडमॉन्ट बोलते हैं। जहाँ से नदी क्लिफ लेकर गिरती है यही पिडमॉन्ट स्ट्रक्चर है। और यही सवाल आपसे, अगर आप पहला प्रश्न देखेंगे तो आपसे पूछा गया है कि पिडमॉन्ट स्वैम्प स्वैल इज फाउंड ओनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार। याद रखिए कि पिडमॉन्ट इज अ फीचर ऑफ अ शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज इज ओनली प्रेजेंट इन द वेस्ट चंपारण
हेंस करेक्ट आंसर इज वेस्ट चंपारण। देखिए, अगर आपको पता है तो चवन्नी भर का सवाल है, नहीं पता है तो आपको तुक्का मारने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। लेट्स मूव। देखिए, जो हमारा बिहार है, आपको पता होगा कि ये बिहार है, और नेपाल में जो ये नेपाल और बिहार में, ये अपना बिहार है और नेपाल में इसको कहा जाता है कि बेटी रोटी का संबंध है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो रास्ता बन रहा होगा। ये जो रास्ता जाने का जो है, ये तो बहुत ही माउंटेनियस टेरेन है। ये जो रास्ता जो इन दोनों के बीच में है, ये कोई नदी के कारण बन रहा होगा। नदी एक घाटी बना रही होगी और वही रास्ता हम लोग बना लिए होंगे। उस नदियों को जो घाटी से, जहाँ से हम बिहार से नेपाल जाते हैं, उसको हम लोग पास बोलते हैं। हिंदी में इसको दर्रा बोलते हैं। तो बहुत सारे पासेज हैं नेपाल और बिहार के बीच में, कुछ इंपॉर्टेंट पासेज जो हैं। और याद रखिएगा, जो भी पास बिहार वहाँ से बिहार और नेपाल में बन रहा है, वो नदियों के द्वारा क्रिएटेड पास है। जैसे एक सोमेश्वर पास है, वो तूरी पानी नदी के द्वारा जो फॉल्ट क्रिएट किया गया है वहाँ पे बना है। भिखना थोरी पास है, वो कुडी नदी के कारण बना हुआ है। मरवत पास है, जो हरहा वैली के द्वारा बना हुआ है। अब याद रखिए, सोमेश्वर रेंज तो ये पूरा है, ये पूरा सोमेश्वर रेंज है। सोमेश्वर रेंज में जो सबसे ऊंचा वाला पॉइंट है, उसका नाम है सोमेश्वर फोर्ट। और ये जो सोमेश्वर फोर्ट है, ये 880 मीटर ऊंचा है। और बिहार का जो हाईएस्ट स्ट्रक्चर है वो है सोमेश्वर फोर्ट। तो अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट रेंज ऑफ द बिहार इज सोमेश्वर रेंज और सोमेश्वर फोर्ट, याद रखिएगा, हरहा वैली एक डिप्रेशन नुमा स्ट्रक्चर है। ये टेक्टोनिक डिप्रेशंस है, इसमें सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे। जो भी टेक्टोनिक डिप्रेशंस रहेगा वहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे। और ये एक बहुत ही फर्टाइल एरिया होता है, इसको हरहा वैली। और जो भी टेक्टोनिक डिप्रेशन वाले स्ट्रक्चर होते हैं, जहाँ पे खड्डा नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग दुन भी बोलते हैं। किसको? हरहा वैली या हरहा दुन भी बोलते हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ फिर एक रामनगर दून क्या है? रामनगर दून इज नथिंग बट ए स्मॉलर हिल्स, स्मॉलर हिल्स। और इस सारे हिल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें जो सबसे ऊंचा हिल है रामनगर दून में, उसका नाम है संतपुर। और इसकी ऊंचाई 260 मीटर है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द रामनगर दून, आंसर इज संतपुर। आप यहाँ पे नेपाल है और यहाँ पे हम लोग बिहार के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो याद रखिएगा कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और हम लोग इधर से देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग इधर से देख रहे हैं, इधर से हम लोग देख रहे हैं। तो अब हम बोल सकते हैं कि हरहा वैली इज टू द साउथ ऑफ सोमेश्वर रेंज, हरहा वैली इज टू द साउथ ऑफ सोमेश्वर रेंज एंड दिस रामनगर दून इज अ साउथ ऑफ हरहा वैली। और इस तरह से आप पूरी चीज को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो बिहार है, हमने आपको बताया कि एक चीज होता है तराई बेल्ट। अगर आपने बिहार का सुना होगा तो एक आप बार बार सुनते होंगे कि तराई रीजन की बात होती। क्या है तराई रीजन? देखिए, यहां से नदी आ रही है, जो नदी आ रही है, तो अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत दूर से नदी आ रही है, मानते हैं सैकड़ों किलोमीटर चल के आ रही है। साथ में सेडिमेंट लेके आ रही होगी, बालू मिट्टी ये सब लेके आ रही होगी। अब नदी के पास ताकत नहीं है कि उन मिट्टियों को वो कैरी कर सके, उन मिट्टियों को कैरी कर सके, तो वो डिपोजिट करना स्टार्ट करेगी। जब डिपोजिट करना स्टार्ट करेगी तो वो यूं स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आपने एक ट्रैक्टर और उसका डाला देखा होगा, अगर उसमें आपने बालू डालते हैं और जब डाला को आप पलटते हैं तो देखिए कि डाला एक कोनिकल स्ट्रक्चर ले लेता है। जो कोनिकल स्ट्रक्चर लेगा तो इस डाला में आप ये पाएंगे कि जो बड़े बड़े पत्थर होंगे बाहर सेटल करेंगे, ऊपर सेटल करेंगे, उसके बाद उससे छोटे सेटल करेंगे, उसके बाद उससे छोटे सेटल करना स्टार्ट करेंगे, और लास्ट में एकदम फाइन मटेरियल आपको सेटल करना स्टार्ट करेगा। और नदी आ रही है, अब जो पानी है वो रिश्ते 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 ऐसे आएगा, धीरे धीरे रिश्ते बड़े वाला से रिश्ते रिश्ते रिश्ते, और फिर पानी हल्का हल्का यहां से निकलना स्टार्ट कर देगा। अभी हमने आपको बताया था
उदाहरण के तौर पर आप देखिए, यहाँ से एक नदी आ रही है, मान लेते हैं कि गंगा है। गंगा में अब ताकत नहीं है कि वो और सेडिमेंट को कैरी करे, वो सेडिमेंट को डिपॉजिट करना स्टार्ट करेगी गंगा। और आप ये पाएंगे कि बड़े बड़े, देखिए बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बाहर डिपॉजिट होंगे और ज़मीन पर एकदम फाइन स्ट्रक्चर्स डिपॉजिट होते जाएंगे। और याद रखिएगा, पानी रिश्ते 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 यहाँ से फिर निकलना स्टार्ट करती है। और ये वाला जो रीजन जो है, जो ऊपर वाला रीजन है, इसको आप भाभर बोलते हैं। और जो नीचे वाला जहाँ पे दलदल नुमा स्ट्रक्चर है, इसको आप तेराई बोलते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ये जो स्ट्रक्चर जहाँ पे कोर्स नुमा स्ट्रक्चर हुए, इसको आप बोलेंगे भाभर। और ये जो स्ट्रक्चर बना जहाँ पे एकदम महीन मिट्टी जमा हुई और यहाँ से पानी रिस रहा है, तो ये जो चीज़ होगा, ये दलदल नुमा स्ट्रक्चर होगा। इसको अंग्रेजी में आप स्वैम्पी बोलते हैं। और इसी बेल्ट को, जो दलदल नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसको आप तराई बोलते हैं। याद रखिएगा कि तराई इज़ अ वेरी फर्टाइल एरिया। क्यों वेरी फर्टाइल एरिया है? क्योंकि बहुत ही फाइन सेडिमेंट्स इकट्ठे हुए हैं, और वो जो सेडिमेंट हैं वो नए नए सेडिमेंट इकट्ठे हुए हैं नदियों के द्वारा, इसलिए तराई बहुत ही फर्टाइल एरिया है। और अगर आप नॉर्थ बिहार में तराई बेल्ट की बात बोलेंगे, तो नॉर्थ बिहार में पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक आपको तराई बेल्ट मिलेगा। क्यों तराई बेल्ट मिलेगा? अनगिनत नदियाँ आएंगी, गंडक है, कोसी है, बागमती है, महानंदा है। ये जो भी नदियाँ आएंगी नेपाल से आ रही हैं, नेपाल में हिमालय है, वहाँ से सेडिमेंट लेकर आ रही होंगी और यहाँ पे दलदल नुमा स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसलिए आपको पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक तराई बेल्ट मिलेगा। और जो सॉइल होगा वो तराई सॉइल होगा, बहुत फर्टाइल सॉइल होगा। और याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो तराई सॉइल है और तराई बेल्ट है, वो अररिया जिला में है। सबसे ज़्यादा तराई सॉइल और तराई बेल्ट आपको अररिया जिला में मिलेगा। अब हमने आपको एक क्वेश्चन बनाया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भाभर एंड तराई। तो भाभर वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस विल बी लेस फर्टाइल एज कंपेयर टू, दिस विल बी लेस फर्टाइल, दिस विल बी स्वैम्पी, दिस स्ट्रक्चर विल बी स्वैम्पी प्लस वेरी फर्टाइल। ये आपको पता होना चाहिए। हमने एक आपको कहा एक्सटेंशन ऑफ तराई बेल्ट, तो एक्सटेंशन ऑफ तराई बेल्ट में हमने आपको ये बताया कि पश्चिम चंपारण से लेके किशनगंज तक का इसका एक्सटेंट है, सबसे ज़्यादा अररिया में है। अब आप दो तीन चीज़ और देखेंगे कि भाभर क्या होता है, बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। भाभर हमने बताया कि सबसे कम फर्टिलिटी होगा। बांगर और खादर क्या है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, मानते हैं कि पहले नदी यहां से फ्लो करती थी और ये पूरा बंद था और नदी ऐसे फ्लो कर रही है, इसमें पानी फ्लो कर रहा है। तो बाढ़ आया, जब बाढ़ आया तो नदी इस पर अपना सेडिमेंट्स को ढकेलना स्टार्ट की। तो ये जो फ्लड प्लेन है, यहाँ पे सेडिमेंट इकट्ठा हो गया। जो सेडिमेंट नदी के द्वारा इकट्ठा हो रहा है, इसी सेडिमेंट को आप एलुवियल स्वैल बोलते हैं। मानते हैं 1000 वर्ष बाद आप ये पाते हैं कि जब नदी अब नीचे से कटाव करना करेगी, वो डीप जाना स्टार्ट करेगी, और आप ये पाते हैं कि 100-200 साल बाद अब नदी यहाँ फ्लो करने के बजाय और खड्डा क्रिएट कर दी, और अब जो नदी है यहाँ से फ्लो कर रही है। अब जो नदी है अपना रूट बदल ली है और नदी गहरा हो गई है, और अब नदी यहाँ पर फ्लो कर रही है, नीचे पे फ्लो कर रही है। अब जब बाढ़ आएगा तो नदी कहाँ सेडिमेंट को डिपॉजिट करेगी? इस प्लेन पर डिपॉजिट करना स्टार्ट करेगी। इस प्लेन पर नदी डिपॉजिट करना स्टार्ट कर रही है, यहाँ पर डिपॉजिट कर रही है। तो जो मानते हैं कि 1000 साल पे यहाँ पर डिपॉजिट करती थी, ये भी एलुवियल स्वैल है। अब 1000 साल बाद अब नदी में जो बाढ़ आती है वो यहाँ पर डिपॉजिट करना स्टार्ट कर रही है, क्योंकि नदी गहरी होती चली गई। क्यों गहरी होती चली गई? एक प्रोसेस है इरोजन। अगर आप एक वेल में ही एक
कुआं में रस्सी से बार बार खींचते रहते हैं तो यहाँ पे दाग पड़ते जाती है, तो नदी यहीं पे जैसे फ्लो करते गई तो गड्ढा बनाते गई। अब नदी जो डिपॉजिट अपना सेडिमेंट को कर रही है वो यहाँ पर डिपॉजिट कर रही है। याद रखिएगा, ये भी, इसका भी नेचर क्या है, ये भी एलुवियल स्वैल है। पर ये एलुवियल स्वैल क्या है, नया है, ताज़ा है, बार बार नदी यहाँ पर सेडिमेंट को डिपॉजिट कर रही है। ये जो एलुवियल स्वैल जो पहले डिपॉजिट हुआ है, ये जो एलुवियल स्वैल बहुत ही पुराना है, हजारों वर्ष पुराना है, अब ये रिन्यू भी नहीं हो रहा है दोनों एलुवियल, पर ये जो पुराना एलुवियल स्वैल होता है इसको हम लोग बांगर बोलते हैं, और जो नया एलुवियल स्वैल होता है इसको हम लोग खादर बोलते हैं। खादर स्वैल ज़्यादा फर्टाइल होता है, मोर फर्टाइल, इसलिए क्योंकि हर साल नदी इस पर बाढ़ में नया सेडिमेंट को डिपॉजिट करती है। बांगर स्वैल लेस फर्टाइल होता है क्योंकि इसका रिन्यू नहीं हो पाता है, ये लेस फर्टाइल होता है, यहाँ पर नया सेडिमेंट जमा नहीं हो पा रहा है। इसलिए आप पाएंगे कि सबसे कमज़ोर जो रहेगा वो भाभर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि भाभर जो है उसका जो मटेरियल है वो कोर्स रॉक से बना हुआ है। उसके बाद बांगर आएगा। बांगर क्यों है? बांगर मतलब ये ओल्ड एलुवियल है, ये रिन्यू इसका सेडिमेंट नहीं हो रहा है। उसके बाद खादर आएगा। खादर न्यू एलुवियल स्वैल है, और उसके बाद अंतिम में डेल्टा आएगा। और याद रखिएगा, डेल्टा मोस्ट फर्टाइल है क्योंकि जब नदी जा रही है तो सारा सेडिमेंट को डिपॉजिट करते जा रही है, और यहाँ पे हमेशा हर सेकंड डिपॉजिट कर रही है। जैसे बे ऑफ बंगाल में सुंदरबन डेल्टा बनता है, वो बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही उपजाऊ है, इसलिए क्योंकि वो हमेशा उसमें आप सेडिमेंट प्रतिदिन आप डिपॉजिट कर रहे हैं ताज़ा ताज़ा। तो ये स्ट्रक्चर को याद रखिएगा कि फर्टिलिटी का लेवल ऐसे चलता है। अब देखिए, ये अपना प्यारा बिहार है। जब अपना प्यारा बिहार है तो ये गंगा है। गंगा जो है मोर और लेस बिहार को बीचों बीच काटती है। गंगा चौसा बक्सर में इंटर करती है, और गंगा के किनारे बिहार के 12 जिला हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि वो 12 जिला कौन कौन हैं। दूसरा, ये जो है हमारा नॉर्थ बिहार है, ये जो है साउथ बिहार है। देखिए, जो नॉर्थ बिहार है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है उसका नाम है, आप अगर देखें तो उसका एक जो फीचर है आपको मिलेगा वो है ऑक्सबो लेक का। हमने पूरा एक किया है कि यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ऑक्सबो लेक मिलेगा। यहाँ पर आपको दियरा लैंड्स मिलेंगे, यहाँ पर चौड़ मिलेगा। व्हाट इज चौड़, ये सब आपको समझना होगा, बताएंगे। जो साउथ बिहार का जो फीचर है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, ताल। याद रखिएगा कि साउथ बिहार झारखंड से टच करता है। झारखंड छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट है। यहाँ पर आपको विंध्या रेंज मिलेंगी, यहाँ पर मुंगेर साइड में आपको खड़गपुर हिल्स मिलेगा। ये सब स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ साउथ बिहार हैं। और जो स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ नॉर्थ बिहार है वो है दियरा, ऑक्सबो लेक और चौर। अगर आप क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो नॉर्थ बिहार का जो क्षेत्रफल है वो साउथ बिहार के क्षेत्रफल से ज़्यादा है। इसीलिए हम बोले गंगा अप्रोक्सीमेटली बीचों बीच डिवाइड करता है। अब देखिए, फीचर्स ऑफ क्या है, चौर है, ऑक्सबो लेक है, इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि दियरा क्या होता है। अब देखिए, ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, यही जो एलिवेटेड अपलैंड है इसी को आप दियरा बोलते हैं। तो दियरा जो होता है, पहला इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि दियरा लोलैंड नहीं है, निम्न जमीन नहीं है। दियरा एक अपलैंड है, उठा हुआ जमीन है, अपलैंड एरिया है। कैसे दियरा बनता है, अब आप ये देखिए। दियरा जो है आपको बता रहे हैं ये नदी है, और नदी का डिपोजिशन से बना हुआ है, और चूंकि नदी के डिपोजिशन से सेडिमेंट से बना हुआ है तो याद रखिएगा इसका नेचर कैसा है, एलुवियल है। और जो भी एलुवियल स्वैल होगा वो बहुत ही फर्टाइल होगा, बहुत ही उपजाऊ होगा। अब कैसे दियरा बनता है ये आपको पता होना चाहिए। मानते हैं कि ये नदी फ्लो कर रही है, ये गंगा फ्लो कर रही है। गंगा बहुत सारा सेडिमेंट लेकर आ रही है। अब सेडिमेंट देते देते अब इसकी ढलान इतनी नहीं है, इसकी स्लोप घट गई है, और इतना ज़्यादा सेडिमेंट हो गया है कि सेडिमेंट को डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगी। जब सेडिमेंट को डिपॉजिट करना स्टार्ट करेगी तो सेडिमेंट यूं डिपॉजिट करना स्टार्ट करेगी, और नदी जो है यहाँ से पानी जो है बाकी यहाँ से निकल जाएगा और एक नया रास्ता बना लेगा।
और यहाँ पे जो सेडिमेंट है डिपॉजिट हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये दिया की तरह है। दिया, अगर आप दीपक को देखें तो दिया कैसा रहता है, ऐसे ही तो रहता है दिया। दिया का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। और जो दिया स्ट्रक्चर जिसमें आप दीपक जलाते हैं, दिया का स्ट्रक्चर है, इसीलिए दिस एलिवेटेड पोर्शन और द अपलैंड इज लोकली कॉल्ड एज दियरा। लोकली इसको हम लोग दियरा बोलते हैं क्योंकि लोग को दिया की तरह का स्ट्रक्चर लगा और लोगों ने इसका नाम दियरा रख दिया। अब देखिए ताल फॉर्मेशन क्या है। हमने बोला, अच्छा एक आपको चौड़ पता होना चाहिए। चौड़ क्या होता है इसको आप यहीं बता देता हूं, उसके बाद ताल बता दूंगा। नहीं, चौड़ यहां पे देख लीजिए। चौड़ क्या होता है कि चौड़ जो है इट इज अ फीचर ऑफ नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार का क्या फीचर है, अब आप देखिए चौड़ का क्या है कि चौड़ जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लो लैंड। वो निम्न भूमि का उदाहरण है। यहां पर क्या होगा कि यहां पे कोई नदी फ्लो कर रही है और यहां पर एक लोलैंड बना हुआ है, एक टेक्टोनिक जगह ऐसा बना हुआ है, और बारिश के समय यहां पर पानी आई और पानी जम गई। गर्मी आया, पानी चली गई, पानी उठकर यहाँ से चला गया। तो यही जो डिप्रेशन नुमा स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ यहाँ से नदी भी आ रही है, नदी का भी बाढ़ कुछ आया और इसमें डिपोजिशन हो गया। इसी को आप चौर बोलते हैं। इसको आप कहते हैं छिछला पानी होता है, इसको कहते हैं सैलो वाटर। और छिछला पानी जो होता है ना, वहाँ पे जो छिछला पानी जो गड्ढा में जो छिछला पानी जमा हो जाता है, बारिश का पानी या नदी का पानी जो डिप्रेशन में जमा होता है और जो बाद में सूख जाता है, उसी को आप चौर बोलते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ताल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ताल फॉर्मेशन जो है साउथ बिहार का फीचर है। मानते हैं कि ये नदी निकल रही है। जब नदी निकलेगी तो नदी यहाँ पे कुछ ना कुछ डिपॉजिट करते जा रही है अपने बैंक पर। और आप देखिए जो बैंक पर जो डिपोजिशन है, यहाँ पे बाद में पेड़ पौधा उग गया है। ये जो डिपोजिशन है ये एक बैंक की तरह काम कर रहा है। जो बैंक की तरह काम कर रहा है इसको हम लोग नेचुरल लेवीज बोलते हैं। ये लेवीज एक एम्बैंकमेंट की तरह काम कर रहा है। अब मानिए कि यहाँ से भी एक नदी या नहर आ रही है, यहाँ से भी एक नदी या नहर आ रही है। अब इस नदी का डिपोजिशन भी इसी तरफ होना है बाढ़ के समय। इस नदी का भी डिपोजिशन इधर ही होना है बाढ़ के समय या बारिश के समय। आगे जा नहीं सकता है क्योंकि इस नदी के डिपोजिशन से क्या है, एक एम्बैंकमेंट नुमा एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया जहाँ पे आप पेड़ देख रहे हैं, ये सब हरा हरा। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर इस नदी का भी डिपोजिशन गया, यहाँ पर इस नदी का भी डिपोजिशन गया और यहाँ पर सेडिमेंट खूब इकट्ठा हो गया है। बारिश के दिन में यहाँ पे सेडिमेंट खूब इकट्ठा हो गया है और ये जो सेडिमेंट इकट्ठा हुआ है ये बहुत ही फर्टाइल है और इसी स्ट्रक्चर को साउथ बिहार में ताल बोलते हैं। कैसे ताल बनता है, अब देखिए। मानते हैं कि ये गंगा नदी निकल रही है, उदाहरण के तौर पर गंगा नदी अपने पास एक एम्बैंकमेंट करके एक क्रिएट कर दी है, इसको आप कहते हैं नेचुरल लेवीज। यहां से मानते हैं कि सोन है और ये जो है पुनपुन है। जो ये स्ट्रक्चर, ये जो एरिया बचा हुआ है, आगे से लेवीज से बंद, यहाँ पे दो नदियों से बंद या दो स्ट्रीम कोई भी नदियों के धारा से बंद, ये जो लैंड लॉक्ड स्ट्रक्चर हुआ है इसी को आप ताल बोलते हैं। ताल जो है बहुत ही फर्टाइल एरिया है और ये खेती के लिए बड़ा फिट है। अब देखिए ऑक्सबो लेक का ताल इज अ फीचर ऑफ साउथ बिहार। दियरा इज अ फीचर ऑफ नॉर्थ बिहार। अब देखिए, अच्छा क्यों नॉर्थ बिहार का फीचर है? दियरा नॉर्थ बिहार का फीचर क्यों है, साउथ बिहार का फीचर क्यों नहीं है? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। साउथ बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? याद रखिएगा कि ये जो एरिया है ये सेडिमेंट वाला एरिया है, यहाँ पर एलुवियल डिपॉजिट है। आपको साउथ बिहार में जो नदियाँ हैं वो बहुत एलुवियल डिपॉजिट नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी? अब देखिए मैप। साउथ बिहार की जो नदियाँ हैं जैसे सोन है, पुनपुन है, ये जो नदियाँ जो निकलेंगी ये कहाँ से निकलेंगी? छोटा नागपुर पठार से। हमने आपको कल ही बताया कि छोटा नागपुर पठार जो है ये बहुत ही सबसे अर्थ के पुराने मटेरियल से बना हुआ है। ये रिच इन मिनरल्स है पर ये बहुत ही हार्ड है।
क्यों हार्ड है? क्योंकि ये नीस नुमा रॉक से बना हुआ है, सिस्ट से बना हुआ है, फाइलाइट से बना हुआ है, जो कि बहुत ही हार्ड हैं। ये मिनरल्स के लिए अच्छे हैं, पर बहुत ही हार्ड रॉक स्ट्रक्चर हैं। जब नदियाँ यहाँ से निकलेंगी तो इनके पास सेडिमेंट नहीं होगा डिपॉजिट करने के लिए। और आपको पता है यहाँ से जो नदियाँ निकल रही हिमालय से, खूब सेडिमेंट लेकर निकलती हैं हिमालय से, पर्वत से, और ये डिपॉजिट कर सकती हैं। और हमने आपको बताया कि जो दियरा है ये सेडिमेंट्री डिपॉजिट है, जो नदी डिपॉजिट करेगी। साउथ बिहार में नदियों के पास सेडिमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि वो छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, और छोटा नागपुर पठार इतना टफ है, इतना हार्ड है कि वहाँ पे सेडिमेंट नहीं है। इसलिए दियरा जो है फीचर ऑफ नॉर्थ बिहार है, साउथ बिहार का फीचर नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग अंतिम एरिया में आ जाएंगे, ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक का जो फॉर्मेशन है और कवरताल लेक, ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन जो है, हम बोलते हैं कि ये भी नॉर्थ बिहार का फीचर है। क्यों? हम आप बाद में पता आपको चलेगा कि जो ऑक्सबो लेक है ये भी डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट है, और साउथ बिहार में नदियों के पास सेडिमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो छोटा नागपुर पठार से हैं, और नॉर्थ बिहार में है, इसलिए आपको मिलेगा। देखिए, पहले जो नदी चलती है, मानते हैं नदी ऐसे फ्लो कर रही है, नदी जब ऐसे फ्लो कर रही है तो नदी का पानी का झटका यहां पे लगेगा। तो कुछ दिन बाद आप देखें कि नदी ऐसे फ्लो कर रही है। जब नदी ऐसे फ्लो कर रही तो यहां वाला जो बेंड है इस पे जोर का झटका लगेगा, और इसको इरोड करते करते ये बेंड यूं हो जाएगा, और ये वाला बेंड भी नीचे से यहाँ पे रगड़ करते करते ये बेंड ऐसे हो जाएगा। तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि इरोजन नदी करते करते ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। कुछ दिन बाद आप ये देखेंगे कि नदी जो है इस स्ट्रक्चर में जाने के बजाय नदी सीधे निकल रही है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। ऐसा क्यों? और ये वाला जो पार्ट है, जो पुराना नदी के जो पार्ट है उससे बाहर कट के चला जाता है, और ये बाहर कट के चला जाता है, जो स्ट्रक्चर बचता है, जो बाहर वाला स्ट्रक्चर बचता है, इसी को आप ऑक्सबो लेक बोलते हैं। क्यों? पहली बात तो आपको ये पता होगा कि ये साइज बढ़ा क्यों? बढ़ा इसलिए क्योंकि जब नदी धार से बहेगी तो इरोड करेगी, तो स्ट्रक्चर ऐसे क्रिएट कर देगी। लेकिन फिर नदी इस रास्ते को क्यों पकड़ ली? अब आप बताइए, अगर कोई भी जो प्रोसेस है, अगर आप फिजिक्स में देखेंगे तो कोई भी प्रोसेस जो है वो हमेशा लेस रेजिस्टेंस के पाथ को फॉलो करेगा। लेस रेजिस्टेंस का पाथ वो है जहाँ पे उसको रुकावट सबसे कम होगी। अगर मानते हैं आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ए से बी जाना है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ऐसे है, आप किस रास्ते से जाएंगे? आप हमेशा ये रास्ता को प्रीफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेस रेजिस्टेंस है। उसी तरह नदियों का ये टेंडेंसी होता है, स्वभाव होता है कि वो लेस रेजिस्टेंस का पाथ को फॉलो करेंगी। इसलिए समय के अंतराल से आप ये देखेंगे कि नदी ये पाथ को फॉलो करना बंद कर देगी और सीधा इस पाथ को फॉलो कर देगी, सीधा हो जाएगी। और चूंकि अब इस एरिया में पानी मिल नहीं रहा है, वर्षों बाद इस एरिया में बारिश होगी, और इसमें सेडिमेंट तो है ही, और इस बारिश के बाद जो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही पैनोरमिक व्यू बन जाता है, और इसी का नाम है ऑक्सबो लेक। अब आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं कि वाई ऑक्सबो लेक इज अ फीचर ऑफ नॉर्थ बिहार? ऑक्सबो लेक नॉर्थ बिहार का फीचर है, साउथ बिहार का फीचर क्यों नहीं है? प्रश्न फिर वहीं पे आ गया कि जो साउथ बिहार अपना जो है, देखिए चीज़ों को समझना होगा। जो साउथ बिहार का स्ट्रक्चर है ये सब छोटा नागपुर और धारवाड़ प्लेट्यू वाला एरिया है। धारवाड़ प्लेट्यू वाला जो एरिया है ये बहुत ही हार्ड होता है। और अभी आपको बताएं कि जो नॉर्थ बिहार की जो है ये गैंगेटिक प्लेन से, एलुवियल प्लेन से बने हुए हैं, ये बहुत ही मुलायम स्ट्रक्चर हैं। और यहाँ पर ऑक्सबो लेक का जो फॉर्मेशन है नदियों के मीएंडरिंग से बनता है। ये पत्थर यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग हैं साउथ बिहार में कि नदी को घूमने का मौका ही नहीं मिलता है। इस पत्थर को काटने की इसमें शक्ति ही नहीं होती है, सेडिमेंट ही नहीं होता है। यहाँ पर ज़मीन और इसके रॉक बहुत ही सॉफ्ट हैं। और दूसरी बात, नदियों के पास सेडिमेंट भी ज़्यादा है। जब नेपाल से वो आती हैं तो यहाँ पर मीएंडर करने का उनको स्कोप होता है, यहाँ पर मीएंडर नहीं कर पाती हैं। जब मीएंडर नहीं कर पाएंगी तो फीचर जो है वो नॉर्थ बिहार का है, ऑक्सबो लेक। अब देखिए,
ये हमने क्लियर कर दिया कि नॉर्थ साउथ बिहार का फीचर नहीं है, नॉर्थ बिहार का फीचर है। और ऑक्सबो लेक जो है, ये जो कटानुमा जो स्ट्रक्चर है ना आपका, ये बहुत ही सुंदर बन जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है, जब बारिश के सीजन में यहाँ पे पानी जमा हो जाएगा और यहाँ पर सेडिमेंट है ही, यहाँ पे घास पौधे हो गए, तो ये बहुत ही सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत ही फेमस होता है, बहुत मनोरम दृश्य हो जाएगा। बिहार में एक ऑक्सबो लेक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका नाम है कंवरताल लेक और कांवर झील। ये जो कंवरताल या जो कांवर झील है, ये कहाँ पर है? बेगूसराय में है। अब देखिए, बिहार का जो है पहला रामसर साइट है। रामसर साइट किसके लिए क्या होता है अभी बता देते हैं, पर बिहार का अगर पहला रामसर साइट है तो कांवर झील है। ये कौन सा रामसर साइट, कितने नंबर का रामसर साइट बना है? 39वें नंबर का रामसर साइट बना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो अपना कांवर झील है वो एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। अभी हमने बताया कि ऑक्सबो लेक का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे नदी का जो पार्ट है ना वो टूट गया है और नदी अपना रास्ता बदल चुकी है। ये पहले नदी ऐसे निकलती थी, अब नदी ये छोड़ चुकी है और ये जो रिमाइंडर पार्ट है, जो लेफ्ट आउट पार्ट है, यही आपका ऑक्सबो लेक है। तो फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है कि सॉल्टी वाटर नहीं है। जो भी नदी के द्वारा बनेगा उसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर लेक, ताज़ा पानी है वो, एकदम फ्रेश वाटर लेक है। तो एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है अपने कांवर झील में है। और याद रखिएगा, इसको संरक्षण करने के लिए, इसको कब 39 रामसर साइट मिला है? 2020 में मिला है। 1989 में बिहार की सरकार इसको कंजर्व करने के लिए इसको बर्ड सेंचुरी का दर्जा दी थी कि कुछ कंजर्व हो पाए। 39 रामसर साइट है। अब आपके जहन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि साहब आपने तो भी बताया कि ये जो ऑक्सबो लेक का जो फॉर्मेशन है किसी न किसी नदी के मिएंडरिंग से होता है। मिएंडरिंग, जो नदी ऐसे से बदलती है रास्ता, इसको मिएंडरिंग बोलते हैं। तो वो किस नदी के मिएंडरिंग से है? तो याद रखिए, ये गंडक नदी के मिएंडरिंग से है। गंडक नदी के मिएंडरिंग से हो रहा है कंवरताल लेक। और 39वां रामसर साइट है। रामसर साइट किसके लिए है? जो रामसर साइट है, रामसर एक प्लेस है ईरान में, और 1971 में एक वहां पे सम्मेलन हुआ और यह तय किया गया कि जो भी वेटलैंड हैं, आर्द्र भूमि हैं, उसको हम लोग कंजर्व करेंगे। और जब कंजर्व करेंगे तो उसके लिए हम लोगों ने एक नॉर्म्स बनाया कि क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर होने चाहिए। व्हाट आर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स? कैसे उस आर्द्र भूमि को हम लोग प्रिजर्व करेंगे। आर्द्र भूमि का इंपॉर्टेंस ये है कि आप ये पाएंगे कि आर्द्र भूमि माइग्रेटरी बर्ड के लिए हेवन है, मछली पालन के लिए बहुत शानदार है, फर्टिलिटी इसकी बहुत हाई होती है, और ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। नेचर में शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। तो अब याद रखिएगा कि ईरान में 1971 में वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए जो ट्रीटी हुई है उसी को रामसर कन्वेंशन कहते हैं, और रामसर साइट उसी के तहत होता है। फिर आपके जहन में प्रश्न आएगा कि बिहार के कंवरताल को अगर रामसर की साइट की उपाधि मिल गई है तो डेजिग्नेशन से क्या बेनिफिट होगा? अब देखिए, पहले बिहार सरकार केवल उसको प्रिजर्व करती थी। अब जो है यूनेस्को के मदद से, यूनेस्को उसका पार्ट है, यूनेस्को के मदद से बढ़िया उसको फंडिंग मिलेगा कंजर्वेशन करने के लिए, बढ़िया उसको एक्सपर्ट मिलेंगे कंजर्वेशन करने के लिए। इस तरह से इसका कंजर्वेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए इसका रामसर साइट में आना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार के लिए भी गौरव की बात है। अब देखिए, साउथ बिहार का हमने आपको 2 फीचर और बताया था कि साउथ में कैमूर हिल्स भी है और खड़गपुर हिल्स भी है। हमने कल भी बताया कि जो कैमूर की जो पहाड़ी है, जो कैमूर रेंज है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ विंध्या रेंज। विंध्य रेंज का एक्सटेंशन है। जो कैमूर रेंज है ये जो है कटंगी से चलती है। कटंगी कहाँ है? जबलपुर में। कटंगी से लेकर बिहार के कैमूर से होते हुए रोहतास तक चलती है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। मैप में एक बार और आप देख लो तो आपको सहूलियत रहेगा।
हमने आपको बताया कि जो यहाँ पर है कैमूर और ये है रोहतास, तो ये पूरा कैमूर रोहतास वाला जो है ना, ये कैमूर और यहीं पे विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। तो जो कैमूर रेंज जो है कटंगी मध्य प्रदेश से होते हुए जो है यहाँ पर रोहतास तक चलेगी, सासाराम तक चलेगी। तो ये याद रखिएगा। जो विंध्या की जो श्रेणी है ना, विंध्यन रेंज की आप बात करेंगे, एक सेकेंड, जो विंध्यन रेंज है, विंध्य की जो विंध्या रेंज जो है कहां से कहां चलती है? गुजरात से बिहार, बिहार में कहां? कैमूर एंड रोहतास तक। तो आपको यह पता होगा कि कैमूर रेंज क्या है, साउथ बिहार का पार्ट है। वहां पर एक और है खड़गपुर हिल्स। जो खड़गपुर की पहाड़ी जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ कोडरमा प्लेट्यू। कोडरमा को क्या कहा जाता है? माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो खड़गपुर हिल जो है ना, ये धारवाड़ रॉक से बना हुआ है। कल हमने आपको पढ़ाया है कि धारवाड़ रॉक जो है आपको मुंगेर में मिलता है, जमुई में मिलता है और ईस्ट नवादा में मिलता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नवादा में मिलता है। तो खड़गपुर हिल जो है ना, ये एक्सटेंड करती है ऊपर में बांका तक, और मुंगेर है ही, और नीचे में जमुई। जमुई, मुंगेर और बांका तक एक्सटेंड करती है और कोडरमा का पार्ट है। और खड़गपुर हिल की ऊंचाई जो है 510 मीटर है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्चुअल एंगल जितना था मैंने आपको बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से जियोलॉजी ऑफ बिहार हमारा ख़त्म हो गया। कल हम किसी और टॉपिक पर लेके आएंगे। थैंक यू।